हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। और आज से अपने शुरू करने जा रहे हैं MGSU की BA सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस को। BA सेकेंड ईयर बोलूँ या थर्ड सेमेस्टर बोलूँ तो उसकी पॉलिटिकल साइंस को शुरू कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे अपने कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस को चर्चा करेंगे। तो आज का अपना एक आसान सा टॉपिक है, बढ़िया सा टॉपिक आपको समझ में आएगा। और वो क्या है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खास बातें हैं। देखो, थोड़ा सा मैं पहले आपको सीधा ही ओवरव्यू देने का प्रयास करता हूँ, फिर अपनी लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इसके बारे में। सबसे बेसिक बात तो क्या है कि स्विट्जरलैंड दुनिया के डेवलप्ड नेशन में आता है, एकदम प्रॉपर डेवलप्ड है। बढ़िया से लिटरेसी रेशियो इसका रहता है, लगभग 100% के आसपास इसका लिटरेसी रेशियो रहता है। और सबसे अच्छी बात स्विट्जरलैंड की है कि लगभग पूरी दुनिया में एकमात्र ही ऐसी कंट्री है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो या नहीं? तो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर लोग, जो भी उनकी कंट्री गवर्नमेंट लॉ पास करती है, लगभग सभी लॉज के अंदर डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होती है, यानी कि डायरेक्टली वो रेफरेंडम करेगी, वोटिंग करेगी, फिर लॉ पॉलिसी उनके इंप्लीमेंट करी जाएगी, बनाई जाएगी। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे लोग जो वहां के उस कंट्री के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो फिर उस पूरे नेशन के लिए लॉज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, है ना। ये डिफरेंस होता है। तो यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है स्विट्जरलैंड में। और एक अच्छी बात इसकी ये कि HDI में दुनिया में हमेशा लगभग टॉप 3 या ऐसे मान लो टॉप 1 पे रहने वाली कंट्री है, यानी कि इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रेशियो होता है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। यानी कि उसमें 3 चीज़ें चेक करते हैं, हेल्थ चेक करते हैं, परचेजिंग पावर चेक करते हैं और एजुकेशन चेक करते हैं, यानी कि लिटरेसी रेशियो। इन तीनों के अंदर ये कंट्री आउटस्टैंडिंग है। तो अब आप सोच सकते हो कि ये कंट्री कितनी रिच है, कितनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है। आपको पता है कि यूरोप के अंदर कंट्री होने के बावजूद ये नाटो का पार्ट नहीं है, जो कि USA का बनाया हुआ एक मिलिट्री अलायंस है। तो ये कुछ चीजें इसकी विशेष बनाती है, यानी कि किसी से ये हर एक चीज में क्या रह रही है, न्यूट्रल रह रही है, भी किसी के साथ अपने को दुश्मनी नहीं लेनी, सिर्फ ये डेवलपमेंट पे एम्फेसिस कर रही है। बहुत ज्यादा खर्चा डिफेंस पे ना लगाते हुए ये अपने ह्यूमन के ऊपर खर्चा कर रही है कि ह्यूमन को हेल्थ देना, एजुकेशन देना, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाना, इन सब के ऊपर। तो इस स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने कुछ एक बेसिक बातें आपको बताई। अब शुरू करते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बेसिक फीचर्स है। तो देखो, सबसे पहला तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसके बारे में तो मैंने आपको बताई दी कि इस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दूसरा, रिटन एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, की इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई ये रिटन है। और इसको कब 1848 में जो पार्लियामेंट कमेटी है इसमें क्रिएट करा गया। इसके कैंटन्स बोले तो स्टेट, जैसे अपने अंदर कितने स्टेट है आज के टाइम में अपने देश के अंदर 28 स्टेट है, सेम ऐसे ही इसके अंदर स्टेट या ये जो स्विट्जरलैंड है वो डिवाइड कितने पार्ट्स में है, 26 पार्ट्स में डिवाइड है। 26 कैंटन्स है इसके अंदर। इसकी पार्लियामेंट ने और स्विस पीपल सभी ने इसको अप्रूव कर दिया। किसको भाई? इनके कॉन्स्टिट्यूशन को। कब बनाया गया? 1848 के अंदर। तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलो आगे बात करते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे अपने पढ़ेंगे USA का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी रिजिड है, जबकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों का मिक्सचर है। यानी कि कुछ चीजें तो ऐसी है जहां पे चेंज करना बड़ा आसान है और कुछ चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अपने पढ़ेंगे तब मैं अपने पूरी चर्चा करेंगे। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड है, यानी कि इसमें चेंज करना, अमेंड करना इतना आसान नहीं है। तो आपको चेंज की जगह अमेंड वर्ड लिखना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल का टर्म्स होता है और अपने को पॉलिटिकल के टर्म्स यूज करने ताकि नंबर अच्छे बने। और आंसर हमेशा पॉइंट्स में ही करना है। अगर आपसे क्वेश्चन बड़ा आता है तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि स्विट्जरलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, इनके बारे में थोड़ी सी जो बातें हैं वो बता दो, फिर उसके फीचर शुरू करो ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। और पॉइंट्स में बना के करने हैं, मैं एक बात हमेशा बताता हूं और यही करना है आपको। आगे बात करते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, थोड़ा देख लो। द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट टू अमेंड, कहते हैं इसमें चेंज करना, अमेंड करना डिफिकल्ट है। रिक्वायरिंग अ मेजोरिटी ऑफ स्विस वोटर एंड कंटेन्स टू एग्री टू एन अमेंडमेंट थ्रू अ रेफरेंडम, यानी कि कहते हैं इनमें अगर अमेंडमेंट करना है ना तो मेजोरिटी चाहिए स्विस वोटर्स की, यानी कि लोगों से वोटिंग करवाई जाएगी, फिर वो मेजोरिटी में आने चाहिए। मेजोरिटी का मतलब सिंपल सा मतलब भी आप मानो ना, तो मेजोरिटी का मतलब ये मान लो कि जो उनके लोग वोट कर रहे हैं ना उनके आधे से तो ज्यादा फेवर में आने चाहिए।
तो मेजोरिटी होनी चाहिए वोटर्स में। और जो इनके कैंटन्स है यानी कि 26 कैंटन्स है, इनमें भी क्या आनी चाहिए, मेजोरिटी आनी चाहिए, एग्री होने चाहिए। तो देखो तब जाके चेंज होगा। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना कितना डिफिकल्ट है कि लोगों से वोटिंग करवाना, और लोग जब मेजोरिटी में उसके फेवर में करेंगे कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये अमेंड होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, तो होगा। तो काफ़ी रिजिड है। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इनका कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकन है, यानी कि यहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट है उनको इलेक्ट करा जाएगा। कोई हेरारकी सिस्टम नहीं है, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है कि भाई एक बंदा चूज कर लिया गया या एक राजा बन गया उसी का आगे से आगे पीढ़ी चलेगी। यहाँ पे इलेक्टिव सब कुछ हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इनका जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरियल है। बाइकैमरियल का मतलब भाई इनका जो पार्लियामेंट है वो दो पार्ट में बंटा हुआ है। बाई माने दो होता है, तो दो पार्ट में बंटा होने का मतलब इनके एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे अपने लोकसभा होता है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, और दूसरा इनके सीनेट है जैसे अपने राज्यसभा होता है। तो इनका जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो इनका पॉपुलर नेशनल हाउस कहलाता है, और जो सीनेट है वो इनका अपर हाउस कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दो इनके हाउस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। और जो इनका कहते हैं जो लोअर हाउस है वो इनके स्विट्जरलैंड के सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, और जो इनका अपर हाउस यानी कि सीनेट है वो इनके कैंटन्स को और उनकी इक्वल सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये बातें समझ में आ रही हो। सेम अपना लोकसभा मानो और अपना राज्यसभा मानो, सेम इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है। चलो आगे बात करते हैं इनके बेसिक राइट्स क्या। तो स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करता है बेसिक राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी और फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी। यानी कि यहाँ पे कुछ एक बेसिक राइट भी सिटीजन को प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कहता हूँ कि एक मेन आधार होते हैं। जैसे हमारी फंडामेंटल 6 बेसिक राइट प्रोवाइड करेंगे, 6 फंडामेंटल राइट, जो पहले 7 थे अभी 6 हो गए हैं, वैसे यहाँ पर भी कुछ एक बेसिक राइट दिए गए सिटीजन को कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगी, फ्रीडम ऑफ असेंबली रहेगी, कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, मतलब अपना एक एसोसिएशन बना सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो जानते ही हो आप, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी जानते हो, किसी भी धर्म को चूज करना। रूल ऑफ लॉ कहते हैं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है। और अपने पढ़ेंगे, जब अपने पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहां पर रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे कि रूल ऑफ लॉ की सबसे पहले एक तरह से शुरुआत होती है वो ब्रिटेन से ही होती है। उसके बारे में मैग्ना कार्टा करके वर्ड पढ़ेंगे, कब आया वो सारी पढ़ेंगे। तो रूल ऑफ लॉ को कहते हैं, ये मान के चलती है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि रूल ऑफ लॉ जहां पे वर्ड आ जाए इसका मतलब है लॉ सुप्रीम होगा, उससे बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंसान नहीं होगा। एक नेशन के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी लॉ होगी, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। और वो लॉ जो बनाए जाएंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। ड्यूल सिटीजनशिप है, सेम जैसे यूएसए में है। अपने मैं थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन आपको पहले ही करवाता चल रहा हूं, ताकि आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज उसमें भी है, ये चीज उसमें भी है, ताकि सिमिलरिटी और डिफरेंशिएट आप अच्छे से कर पाओ, ताकि आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो, याद करने में कोई दिक्कत ना हो। स्विट्जरलैंड हैज अ ड्यूल सिटीजन सिस्टम है, यहां पे मीनिंग द रेजिडेंट ऑफ ईच कैंटन आर बोथ स्विस सिटीजन एंड सिटीजन ऑफ देयर कैंटन। यानी कि सेम सिंपल सी बात है, एक देश का मेंबर और स्टेट का मेंबर, जो कैंटन है उसको स्टेट बोलते हैं, इन दोनों की उसमें मेंबरशिप होती है, जैसे यूएसए में होती है, सेम ऐसे है। तो ड्यूल सिटीजनशिप यहां चलती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, आप किसी स्टेट के सिटीजन हो तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे, सिंपल सी बात है। आगे बात कर लेते हैं परमानेंटली न्यूट्रलाइज स्टेटस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमेशा से इनका एक कॉन्सेप्ट है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसिस देने वाली कंट्री है, तभी तो दुनिया की सबसे डेवलप्ड नेशन में से एक आता है। क्या इसका एचडीआई रेशियो क्या गजब का है, टॉप 1 पे एचडीआई में आता है, लगभग टॉप 1, 2, 3 के आसपास। और इंडिया तो आप चेक कर लेना 131, 132, 130 के आसपास आता है। तो सोचो इनका एचडीआई कितना गजब है, ये ह्यूमन के ऊपर कितने एम्फेसाइज करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। आगे बात करते हैं डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन कि द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट 196 आर्टिकल है, 6 टाइटल्स है और कई सारे कहते हैं इसमें चैप्टर्स है। आगे बात करते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव है इज अ नोवल फीचर ऑफ स्विस पॉलिटिकल सिस्टम का। ये कहते हैं एक बढ़िया बात है इनकी, एक नोवल फीचर है इनका कि डेट इज नो सिंगल पर्सन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात मांगी, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो देश को चलाता है। तो कहते हैं वो चलाने वाला कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, वो एक बॉडी है, एक कोलेजियल बॉडी है, कुछ एक लोगों की बॉडी, जिसको बेसिकली फेडरल काउंसिल कहते हैं। और फेडरल काउंसिल ही कहते एग्जीक्यूट करेगी नेशन को, मतलब मेन चलाएगी, अथॉरिटी होगी उसके पास। उसमें 7 बंदे होंगे जिनको फेडरल असेंबली के बंदे 4 साल के लिए चूज करेंगे,
ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छी अच्छी बातें हैं, बड़ी आसान बातें हैं, बस इनको पॉइंट बना के जो मेन बातें हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है आपको एग्जाम के अंदर अंडरलाइन करना। जैसे डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, 196 आर्टिकल है, 6 टाइटल में ये डिवाइड है, तो इन बातों को अंडरलाइन कर लेना। 196 आर्टिकल्स वगैरह, इसके अंदर जो इसकी फेडरल काउंसिल है उनकी संख्या कितनी है, 7 मेंबर्स है, तो इनको अंडरलाइन करना एग्जाम के अंदर, तो ये नंबर दिलाएंगे आपको। 4 ईएस के पीरियड के लिए उनको चूज करा जाता है, इनको अंडरलाइन करना। नो जुडिशियल रिव्यू, भाई ये थोड़ा सा एक अलग फीचर है। जैसे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि इंडिया ने ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था। यूएसए के अंदर है ये जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है तो उस डिसीजन को रिव्यू करा जा सकता है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेक करा जा सकता है, बदला जा सकता है, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। भाई यहां पे एक सिंपल सी मैं ऐसे बात मान सकता हूं कि यहां पे ना देने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जब लोगों से ही पूछ के सब कुछ करा जा रहा है, लोगों से पूछ के ही पॉलिसी रूल बनाए जा रहे हैं, लोग यहां के हर पॉलिसी हर रूल में लगभग इंक्लूड हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं, और लोगों को जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट की नीड क्या है, तो इसीलिए इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में आओगे आपको स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर। फिर भी मेरे से कोई गलती रही होगी तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।